नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र महिंद्रा, प्रवक्ता इतिहास, आज आपके समक्ष 1857 की विद्रोह की ऐतिहासिकता के बारे में यहाँ हम अपने विचार रखेंगे कि 1857 को जो विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत कैसे होती है, विद्रोह का स्वरूप क्या था, कारण क्या थे। लेकिन उन सब से पहले हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेज जिन्होंने लगभग 190 वर्ष तक भारत वर्ष पर राज किया, वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बाद में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और वो मुग़ल बादशाहों से कुछ रियायत, व्यापारिक रियायत लेने में कामयाब रहे और उसके बाद वो एक तरह से भारतवर्ष के मालिक बन बैठे, बड़े क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया। तो 1857 तक आते आते एक बड़े क्षेत्र पर भारत के अंग्रेजों का अधिकार था। तो आज वो जो 1857 है, जिसको उस समय 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी बंगाल में, तो वहाँ से अंग्रेजों का एक तरह से व्यापार के साथ साथ उन्होंने राज करना वहाँ से शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद वो एक तरह से यहाँ के स्वामी, मालिक, राज करना वहाँ से शुरुआत होता है। तो 1857 में 100 वर्ष हो चुके थे उन बातों को, जो उनका राज था वो लगभग 100 वर्ष चल चुका था। तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि ये जो 1857 था वो विद्रोह की शुरुआत होती कहाँ से है। तो इसकी जो पहली जानकारी जो हमें ऐतिहासिकता मिलती है वो दमदम जगह है कलकत्ता के पास, जो उनका एक तरह से शस्त्रागार था अंग्रेजों का। वहाँ पर 23 जनवरी को एक छोटा सा विद्रोह हुआ। फिर 26 फरवरी को बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद के पास है बहरामपुर, वहाँ विद्रोह हुआ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं जो रेजिमेंट थी उसके एक सिपाही मंगल पांडे ने एडजुसेंट लेफ्टिनेंट बाग उनकी हत्या कर दी, और एक और था, उसको एक तरह से यूशन नाम था, उसको घायल कर दिया। वहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ माना जा सकता है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद 24 अप्रैल को 99 जो सिपाही थे उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। चर्बी वाले कारतूस की बात चलती है यहाँ। ये जो मनमुटाव था इसका मुख्य कारण, एक पहले जो राइफल अंग्रेज सैनिक या अंग्रेज सेना में जो चलती थी, जिसमें भारतीय सिपाहियों की संख्या काफ़ी अधिक थी, हम कहें तो उस समय 2,38,000 भारतीय सैनिक इस सेना में थे, जबकि अंग्रेजों का हिस्सा इसके काफ़ी कम था, यानी कि 1/5, 1/5 भाग यहाँ भारतीय सैनिक ज़्यादा थे। 5 में से 1 अंग्रेजी था, 5 भारतीय थे। तो इतनी बड़ी संख्या थी। तो उस समय ब्राउन बेस नाम की राइफल चलती थी, लेकिन कुछ सुधार करके 1850 के आसपास ये परिवर्तन होने
शुरू हो गए थे कि ब्राउन वेस की जगह न्यू एनफील्ड राइफल आ गई थी। उसमें क्या होता था कि उसके जो कारतूस होते थे उसको मुंह से छीलना पड़ता था, और उन कारतूसों में अफवाह ये थी कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये अफवाह कैसे फैली कि इसके पीछे एक अंग्रेज ने एक विवरण छोड़ा है, लिखित एविडेंस, कि एक नीची जाति का जो व्यक्ति था सेना में, उसने एक ऊंची जाति के ब्राह्मण से पानी उसके लोटे से मांगा कि आप मेरे को खलासी पोस्ट पे था वो, तो उसने कहा कि मेरे को पानी पिला दीजिए। तो उसने कहा कि तेरे को पानी पिलाने से मेरा लोटा गंदा हो जाएगा, मेरी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो उसने कहा कि धीरे धीरे आपकी जाति तो वैसे ही अंग्रेज लोग अपवित्र कर देंगे, क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जो नई एनफील्ड राइफल आई है इसके अंदर, क्योंकि उसको मुंह से छीलना पड़ता था। और इसमें आगे जाके जब शोध हुए तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी कि उसके ऊपर चर्बी का लेप होता था और उसको मुंह से छीलना पड़ता था। तो यहाँ से हम विद्रोह की शुरुआत मान सकते हैं। लेकिन खाली चर्बी वाले कारतूसों से हम विद्रोह की बात माने तो ये न्याय संगत नहीं होगा। इसके पीछे और भी कई सारे कारण थे। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे। कई तरह से भारतीय लोग पिछला जो 100 वर्ष का अंग्रेजों का एक तरह से कुशासन था उससे तंग आ चुके थे। तो उन चीजों को के खिलाफ भारतीय नेता उठ खड़े हुए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता हमें दिखाई देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, जिसको ये जो इलाका है उसको अवध बोलते थे, लखनऊ और उसके आसपास का जो इलाका था, वहाँ बेगम हजरत महल उठ खड़ी हुई। उसके बारे में बताएंगे कि वो क्यों उठ खड़ी हुई। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, जो कि बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था उसका दत्तक पुत्र था, उसकी पेंशन बंद कर दी गई, तो वो वहां से अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। झांसी, झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई है उसको पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं मिली, दत्तक पुत्र कहा कहकर उसके राज्य को भी हड़पा गया। तो ये वहाँ रानी लक्ष्मीबाई उठ खड़ी हुई। ऐसे ही बिहार में कुंवर सिंह। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी कई छोटे छोटे रियासतों में अलग अलग जो रियासत थी वहाँ से शासक उठ खड़े हुए। लेकिन हम यहाँ बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग इन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। और ये जो शुरुआत होती है, ये मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल को 1857 को 99 जो सिपाही थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। और उसके बाद 9 मई 1857 को उनको खुले परेड में, एक तरह से खुले रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, जंजीरों में उन बांध कर उनको लाया गया और उनके दूसरे साथियों के सामने उनको प्रताड़ित किया गया। और वहाँ से, मेरठ की बात है ये, और वहाँ से उनमें से 84, जो 85 या 84 कई जगह 84 कई जगह 85 दे रखा है, तो उनको 10 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो इससे जो भारतीय सैनिक थे वो भड़क उठे और उन्होंने विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 पे की और पूरे मेरठ पे उन्होंने एक तरह से अधिकार कर लिया। और उस समय जो दिल्ली था वो अंतिम जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी उसी को कहते हैं,
वैसे तो अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर भी एक प्रतीक के रूप में वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह माना जाता था। अंग्रेजों को भी वह मेरे प्रिय पुत्र कहकर संबोधित करता था, उसी के नाम से घोषणाएं चल रही थी नाम मात्र की। डलहौजी ने भी कह दिया था 1850 के आसपास कि अब आपको अपना जो लाल किला है, जहां उनका निवास था, वो खाली करके एक कुतुब मीनार के साथ लगते इलाके में चला जाना है, खाली करना पड़ेगा लाल किला। इससे पहले आकलैंड जो उनका गवर्नर जनरल था 1842 के आसपास, तो उसने भी कई सारी जो सुविधाएं बादशाह को मिलती थी खिल्लत देने की या दूसरी, तो वो उन पर रोक लगा दी थी। तो विद्रोही सबसे पहले इकट्ठा होकर मेरठ से दिल्ली पहुंचे और वहां बादशाह बहादुर शाह जफर को एक तरह से मजबूर किया गया कि वो विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। और उनके पास जब विद्रोही उसके महल में घुस आए तो उसके पास कोई विकल्प भी शेष नहीं था उनका एक तरह से नेतृत्व स्वीकार करने के। उसको स्वीकार कहते हैं कि मजबूरी में उनको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। अब विद्रोह में कुछ अफवाहें, ये विद्रोह हो गया शुरू, दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। इसके पीछे कुछ अफवाहें थी, कुछ भविष्यवाणियां थी, जिससे भारतीय जो वर्ग था वो एक तरह से उत्साहित था। अफवाह ये थी कि अंग्रेजों ने सुअर और गाय की जो न्यू एनफील्ड राइफल है उसमें उसका लेप किया है, उसमें कुछ सच्चाई भी थी। इसके अलावा अफवाह थी कि सारे अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, सारे भारतीयों को, और इसके लिए उन्होंने सुअर और गाय की हड्डियों का चूर कर उसको और आटे में मिला दिया। इस तरह की अफवाहें थी। अंग्रेजों ने काफ़ी कोशिश की कि इन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, लेकिन ये अफवाहें एक तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। एक अफवाह ये थी कि अंग्रेजों का जो राज है वो 23 जून 1857 को 100 साल हो जाएंगे, क्योंकि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, उसमें 23 जून 1857 को पूरे 100 साल हो जाते। तो भविष्यवाणी ये थी कि अंग्रेजों का राज यहाँ 100 साल ही रहना है, उसके बाद अंग्रेज यहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो ये अफवाहें थी। कई सारी बातें और थी जिससे भारतीय समाज उनसे नाराज था। जैसे 1829 में विलियम बेंटिंग ने यहाँ सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा हम सबको पता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। कन्यावध पर रोक लगाई थी उन लोगों ने। कुछ अच्छे कार्य किए थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता डलहौजी के सामने काल में ये बिल लाया गया था, और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में ये पास हो गया था ये बिल। तो इससे भारतीय जो रूढ़िवादी लोग थे उनको लगा कि ये तो हमारे धर्म में सीधा सीधा हस्तक्षेप है और ये हमें पक्का निश्चित रूप से हमारे को धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे कानून बना दिए थे। जैसे लेक्स लोकी अधिनियम था, जिसमें धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जिसमें अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता था तो उसकी जो जायदाद थी वो उसको मिल जाती थी। अगर दूसरे धर्म को वो अपनाता था उसकी जो जायदाद थी पैतृक, वो उसका हिस्सा उसमें उसको नहीं मिलता था। इसके अलावा 1854 के आसपास डलहौजी ने क्या किया कि जो सैनिक होते थे उनको फ्री में एक तरह से चिट्ठी लिखने का जो टैक्स होता था चिट्ठी पर, वो नहीं लिया जाता था सैनिकों से, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। समुद्र पार जाना उनके लिए एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया कि भाई हम आपको कहीं भी पूरे समुद्र पार भी भारत से बाहर भी आपको लड़ने के लिए भेजा जा सकता। समुद्र पार एक तरह से भारतीय सैनिक उसको
धर्म की दृष्टि से उचित नहीं मानते थे। जो उसके जाति बंधु थे जो उधर, तो वो उसको जाति से बहिष्कृत कर सकते थे। तो इस तरह के कई सारे बह थे जिसके कारण ये विद्रोह इतना व्यापक रूप से फैला। तो अब हम बात करेंगे यहाँ आज अवध के बारे में। एक अवध जो इलाका है, वहाँ का जो नवाब था, उसको अवध एक तरह से शुरू से ही उन्होंने अंग्रेजों का एक 1801 की बात करें तो उन्होंने वहाँ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने एक नीतियाँ ऐसी थी अंग्रेजों की कि सहायक संधि के तहत अगर कोई भी राज्य, उन्होंने घोषणा की थी 1800 के आसपास कि अगर कोई भी, वेल्जली ने एक सहायक संधि नीति का वो छोड़ा था कि कोई भी देशी राज्य अगर सहायक संधि अपना लेगा तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों के ऊपर रहेगा कि उसकी सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन जो सेना रखी जाएगी उसका जो खर्चा है वो उस देशी रियासत को, उस देशी राजा को वहन करना पड़ेगा और एक अंग्रेज रेजिडेंस रखना पड़ेगा और उसका सारा का सारा खर्चा उस राज्य को वहन करना पड़ेगा। तो एक तरह से उनको फ्री में ही सेना रखने का, बड़ी सेना रख सकते थे वो। तो अवध ने 1801 में ये सहायक संधि स्वीकार कर ली थी और अवध इनका एक मित्र राष्ट्र था। लेकिन 1856 ईस्वी में वाजिद अली शाह जो शासक था अवध का, लखनऊ उनकी राजधानी थी, तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर, एक तरह से खराब शासन का आरोप लगाकर उसको कानपुर, लखनऊ से कोलकाता के लिए, कलकत्ता उनको स्थानांतरित कर दिया गया। और जो बाद की जो हमारे शोध हैं वो ये बताते हैं कि अंग्रेजों का जहाँ जहाँ राज था उससे कुछ अच्छा ही राज जो वहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह, उसने दे रखा था। और कहते हैं कि कानपुर से और इससे लखनऊ से लेके कानपुर तक रोते विलाप करते हुए जो उनका बादशाह था, जो उनका शासक था, उसके पीछे पीछे वो लोग चले थे, कानपुर तक उसको छोड़ के आए थे। और बाद में आपको पता है कि उनकी जो विधवा थी, उनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, और उनका जो बेटा था बिरजिस कादिर, उन्होंने अवध में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। तो अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने भी एक जगह लिखा है कि निश्चित रूप से गिलास फल, गिलास के अंदर जो फल है वो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा। तो उनकी पहले से ही साजिश थी कि अवध को हमने अपने हिस्से में लेना है। एक शायर ने लिखा, देह से जान जा चुकी शहर की काया बेजान रह गई। तो इस तरह से अवध को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। इससे क्या हुआ, संगीतकार, नर्तक, कर्मचारी, नौकर, दरबारी, जो एक बड़ी संख्या में राजा से बादशाह जो शासक था अवध का, उसकी नौकरी करते थे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए और वो सारे के सारे अंग्रेजों के नौकरी जाने से अंग्रेजों के खिलाफ थे। एक बड़ा तबका अवध से बंगाल की जो आर्मी थी, बंगाल की जो आर्मी थी उसके अंदर जाता था, अवध इलाके से, अवध से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से। यहाँ से काफ़ी सारे सैनिक बंगाल की आर्मी में होते थे। इसे बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता, पौधशाला, जहाँ से उनके सिपाही तैयार होके आते थे। उच्च जाति, खासकर ब्राह्मण जाति के काफ़ी सारे लोग इस इलाके से बंगाल आर्मी में जाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनका जो शासक है उसके को एक तरह से बिना वजह कुशासन का आरोप लगा के गद्दी से हटा दिया गया, तो उसमें एक तरह से उनके अंदर विद्रोह की भावना उठ खड़ी हुई थी। और एक तालुकेदार होते थे, तालुकेदार एक पुरानी सामाजिक परंपरा चली आ रही थी कि एक तरह से जो शासक होता था उसके नीचे कुछ गांवों के ऊपर एक तालुकेदार होता था,
कुछ बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी हो सकता था। कई जगह तो आता है कि तालुकेदार इतने बड़े होते थे, कई गांवों के एक तरह से स्वामी मालिक जमींदार होते थे और वो एक बड़े हिस्से पे एक तरह से वसूल करते थे भू राजस्व, और उसको आगे बादशाह के खजाने में जमा करवाने का कार्य उनका था, और उसमें से अपनी जो होती थी वो हिस्सा रख लिया जाता था, आगे पहुंचा दिया जाता था। तो उस समय 1820 के आसपास 67% ये अवध के जो गांव थे तालुकेदारों के हिस्से में थे, लेकिन बाद में ये 38% हिस्सा ही तालुकेदारों के हाथ में था। तो इससे वो काफ़ी नाराज थे, क्योंकि उनका जो वर्चस्व था वो छूटता जा रहा था धीरे धीरे, उनकी जो ताकत थी वो कम हो रही थी, तो वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। तालुकेदारों के पास कहा जाता है कि कई तालुकेदार तो इतने बड़े थे कि उनके 12,000 सैनिक वो रखते थे, और कई जो छोटे से छोटा तालुकेदार था वो 200 का तो जरूर होता था। इससे ऊपर ऊपर तालुकेदार थे तो वो भी सारे इससे नाराज थे। तो ये सब कारण थे जिससे 1857 का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। अब विद्रोही चाहते क्या थे? अब एक घोषणा है उसमें हमें पता लगता है कि जो मुगल बादशाह को बना दिया गया था विद्रोह का नेता, उसके नाम से जारी की गई कि मेरा साथ दें, हम समय आ गया है कि अंग्रेज़ों को हम यहाँ से निकालें, और अगर हमने साथ नहीं दिया तो आप ये बड़ी मूर्खता करोगे। उसने एक जगह लिखा है हद तो एक उस घोषणा में लिखा हुआ है, हद तो यह है कि आम रैयत, रैयत मतलब किसान, वो जनाना, नौकर, गुलाम तक भी हमें मुकदमों में खींचते हैं, और मुकदमे में आप सबको पता है कितनी स्टाम्प ड्यूटी हमारी जाती है, तो काफ़ी सारा पैसा वहाँ हमारा एक तरह से बर्बाद होने लग रहा है। तो कानून का जो शासन शुरू किया था अंग्रेजों ने, वो भी लोगों को एक तरह से रास नहीं आ रहा था, काफ़ी खर्चीला था। और उसमें जो गुलाम थे या जनाना, जनाना मतलब स्त्री, महिलाओं को भी ज़्यादा हक नहीं दिए जाते थे, निम्न जाति के जो लोग थे उनको भी हक नहीं थे। तो लेकिन अब धीरे धीरे जो परिवर्तन आया था उससे लोग दुखी, हम एक तरह से कह सकते हैं। तो वो घोषणाएं की गई, व्यापारियों के लिए घोषणा की गई कि अंग्रेजी राज में आपसे भारी राजस्व वसूल किया जा रहा है, जब हमारा राज आएगा दोबारा से तो आपको काफ़ी सारी रियायतें दी जाएंगी। लोगों को आश्वासन दिया कि अब आप हमारे साथ आइए, अभी तो थोड़ा 200-300 रुपये की आपको तनख्वाह दी जा सकती है जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे उनको, लेकिन बाद में उनको और अच्छा इनाम वगैरह नवाजा जाएगा। उस समय सैनिक की जो तनख्वाह थी वो 7 रुपये के आसपास मासिक उनकी तनख्वाह एक सिपाही की होती थी 1857 के आसपास। तो ये इस तरह से विद्रोह पूरे उत्तर भारत में हम कहें तो ये फैल चुका था। इसकी ज्वाला बड़ी तेजी से भड़की 10 मई 1857 के बाद, और अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। ह्यूरोज, नील, कॉलिन कैम्बल, इन लोगों ने इस विद्रोह को दबाने में उनके पास एक से बढ़कर एक योग्य सेनापति थे जिनको सैन्य नेतृत्व का एक तरह से महारत हासिल थी। जबकि भारतीय जो लीडर थे, तात्या टोपे एक कुशल नेतृत्व करता थे, कुछ राजा कुंवर सिंह जो बिहार के आरा में नेतृत्व कर रहे थे वो ठीक थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे भारतीय जो विद्रोही थे वो एक दंगाई भीड़ की तरह लड़ते थे। योजना का अभाव था, कुशल नेतृत्व हमारे पास नहीं था। तो ये 1857 का विद्रोह धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक गांव से दूसरे गांव पे अधिकार करते हुए जीत लिया। ह्यूरोज ने झांसी को जीता। तो जब ग्वालियर में रानी शहादत को प्राप्त हुई
तो उन्होंने कहा कि इस रण क्षेत्र में अकेली जो मर्द थी वो झांसी की जो रानी थी, उसको उसकी वीरता को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि काफ़ी वीरता के साथ वो महिला लड़ी। तात्या टोपे पहले नाना साहब के साथ लड़ते रहे, लेकिन वहाँ पराजय हुई कैम्पबेल के साथ, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले गए। बाद में एक उसके जो दोस्त थे उसकी गद्दारी के कारण गिरफ्तार हुए और 1859 में उनको फांसी दे दी गई। ऐसे ही बेगम हजरत महल वो भी पराजित हुई और वो भी नेपाल पलायन कर गई। नाना साहब भी नेपाल चले गए और इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके सारे जो क्षेत्र पे विद्रोहियों का कब्जा हो गया था वो कब्जा छुड़ाने में एक तरह से कामयाब हुए। दिल्ली पे जून 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा करने की ठानी, लेकिन 3-4 महीने के कठिन जबरदस्त संघर्ष के बाद वो सितंबर 1857 में दिल्ली में पुनः कब्जा करने में कामयाब रहे। जो उनका एक बड़ा सेनापति था निकोलसन, वो इस विद्रोह में मारा भी गया। ऐसे ही हम बात करें अवध की, तो वहाँ कानपुर की रेजिडेंसी का जो मुखिया था हेनरी लॉरेंस, वो भी इस युद्ध में मारा गया। तो काफ़ी सारी सती इस युद्ध में दोनों पक्षों की तरफ से उठाई गई, लेकिन जो देसी रजवाड़े थे, जींद, नाभा, पटियाला या कुछ और जमींदार वर्ग थे, उन्होंने इस महान जो विप्लव था उसमें एक तरह से अंग्रेजों की मदद की, क्योंकि उन्हें हित खड़े थे। उनको पता था अगर ये अंग्रेज इस समय यहाँ से चले गए तो जो हमें विशेषाधिकार अंग्रेजों ने दे रखे हैं वो भी इसके साथ ही चले जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने, जो जमींदार वर्ग था एक विशेष जिसको सुविधाएं मिली हुई थी, एक जिसकी सुविधाएं छीन ली गई थी, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन एक जिसको विशेष सुविधाएं मिली थी वो अंग्रेजों के साथ थे। तो इन्होंने महान विप्लव में जो एक प्रलय आई थी उसमें एक तरह से बांध का काम किया अंग्रेजों को बचाने में। अब जब इतिहास को हम देखते हैं तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। जब हम अंग्रेजों के उस समय के जो चित्र देखते हैं, जैसे एक चित्र है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो बनवाया था जॉन्स बारकर ने बनाया है एक चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ। उसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉलिन कैम्पबेल आया और उसने अंग्रेजों की एक तरह से मदद की, जो विद्रोहियों के अत्याचार थे, जो जिसने वो पूरी रेजिडेंसी लखनऊ रेजिडेंसी को घेर रखा था, उससे बचाया। एक हेनरी इन मेमोरियम चित्र है, इन मेमोरियम, उसमें जोसेफ ने 1859 में एक बड़ा चित्र है जिसमें कुछ महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं, कुछ बच्चियां एक तरह से मौत के साए में बैठी है कि किसी भी टाइम विद्रोही आक्रमण कर सकते हैं और उनकी जान जा सकती है, उनकी इज्जत एक तरह से खतरे में। तो ये इस तरह के चित्र बनाए गए बाद में एक तरह से बदला लेने के लिए कि भाई जो विद्रोही है वो बहुत ही क्रूर है और उनसे हमें एक तरह से बदला लेना है। और इंग्लैंड के अंदर माहौल किया गया उत्पन्न कि अब हमें इनको सबक सिखाना ही चाहिए, हमारा दायित्व है। तो इस तरह की भाव उभारे जाते थे उस समय। तो और भारतीय पक्ष की बात करें, जो राष्ट्रवादी पक्ष है, तो उसमें धीरे धीरे करके जो रानी लक्ष्मीबाई है वो आज भी हमारे मन में एक झनकार पैदा करती है भाई, कि वो महिला होते हुए भी कितनी बहादुरी के साथ लड़ी। तो ये बाद के समय में एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता रही कि खूब सन 57 में जो तलवार चली वो तलवार पुरानी थी, हर बोले बुंदेलों से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह की जो
भावनाएं थी, फिल्मों में दिखाया गया, झांसी की रानी के ऊपर फिल्में बनी, नाटक बने, तो उसमें एक तरह से उनको एक नायक के तौर पे पेश किया गया। और इसने कहीं ना कहीं वीडी सावरकर ने 1909 में एक किताब लिखी, तो उसमें पहली बार स्वीकार किया गया कि ये 1857 का जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे राइटर हुए, किसी ने, मजूमदार ने अलग विचार दिए कि भाई इसको ना तो हम पहला कह सकते हैं, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध कह सकते हैं। कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। किसी ने इसको अंग्रेजों का और मुसलमानों का एक युद्ध करार दे दिया, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा। लेकिन जब हम इसके पहलू में, इसके निष्कर्ष में जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि जो 1857 का जो विद्रोह था, एक तरह से जो पिछले 100 साल से भारतीय जो जनता अंग्रेजों से दुखी थी, अंग्रेजों का जो अत्याचारी शासन था, उसके खिलाफ भारतीय जो लोग थे वो उठ खड़े हुए थे। और वो धीरे धीरे, हम इसको अकेला सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे। जैसे हमारे दादा भाई नौरोजी ने 1861 में थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ कि भी कैसे भारतीय पैसा सारा अंग्रेज उठा कर ले जाते हैं। तो कई सारे कारण थे। लेकिन जो 1857 का विद्रोह था, उसमें एक तरह से हम कहें दोनों पक्षों को, तो एक तरह से ये उस समय अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। हाँ, ये ज़रूर है, इतिहास के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इसमें विभिन्न लोगों की विभिन्न इच्छाएं जरूर काम कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए, जो जमींदार जो वर्ग थे वो कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ जरूर थे। लेकिन उनमें एक जो साझा भाव ये था कि भाई किसी तरह से अंग्रेजों को यहाँ से निकाला जाए। दिल्ली में हमें पता होना चाहिए कि जो बहादुर शाह जफर था, बाद में उनके दो बेटों को और एक पोते को वहीं हडसन ने गोली से उड़ा दिया जब उनको कैद किया गया हुमायूं के मकबरे से। और बहादुर शाह जफर को उन्होंने रंगून भेज दिया और वहीं आगे जाके उनकी मृत्यु हुई। तो आशा करता हूँ ये 1857 का जो विद्रोह था वो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।